तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि औपनिवेशिक और नेशनलिस्ट इन दोनों का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में क्या कहना है और दोनों के बीच में क्या मूलभूत अंतर है। जब भी हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो उसमें इतिहासकारों के दृष्टिकोण अपने अपने हैं, लेकिन जिनकी चर्चा हमको यहाँ करनी है वो है कॉलोनिस्ट जो यहाँ पे थॉट प्रोसेस है और जो नेशनलिस्ट थॉट प्रोसेस है। इन दोनों पे बात कर लेते हैं कि इनके विचार हो, उद्देश्य हो, व्याख्याएं हो, ये काफी ज्यादा डिफर करती थी एक दूसरे से। जहाँ पर हम लोग बात करें अगर औपनिवेशिक दृष्टिकोण की, तो सीधे तौर पर ये हमेशा समर्थन करेंगे ब्रिटिश शासन का कि भारत में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे का मुख्य कारण यहाँ पर ब्रिटिश शासन व्यवस्था है। क्योंकि इनका ये मानना था कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है वह आवश्यक तत्व है और वह भारत के लिए लाभकारी भी है। यहां तक इन्होंने कह दिया कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वह एक सीमित और अभिजात वर्ग या देश में जो एलीट क्लास है उन्होंने अपने लाभ के लिए यह आंदोलन किया है। इनका यह मानना था कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास स्वाभाविक रूप से नहीं हुआ है। ये वेस्टर्न शिक्षा, क्योंकि जो बहुत सारे भारत के जो नेशनलिस्ट थे वो पढ़ने गए थे इंग्लैंड, वहां से पढ़ कर आए थे, तो ऐसे में इनका मानना था कि जो पश्चिमी शिक्षा है, आधुनिक विचार है और जो ब्रिटिशर्स ने प्रशासनिक सुधार किए हैं उसकी वजह से यहाँ पर यह जो आंदोलन है वह शुरू होता है। इनके अनुसार यह है कि भारतीय समाज जो कि कई तरह की कुरीतियों से घिरा हुआ है, बटा हुआ है, वहां पर जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रीय विभाजन हो रहा है, ऐसे में भारत में राष्ट्रीय एकता यह तो संभव ही नहीं है। तो ब्रिटिशर्स की वजह से यहाँ पर एक ऐसी फीलिंग आई जो कि नेशन की फीलिंग को डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पर आगे जो बात है कि भारत में जो कुछ भी हो रहा है नेशनलिज्म के नाम पर, वो सभी यहाँ पर व्यक्तिगत हितों की वजह से हो रहा है। जैसे इनका ये मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इनके जितने भी संगठन हैं, इसमें कुछ लोगों ने इसको अपना कंट्रोल बनाया हुआ है यहाँ पर और अपने व्यक्तिगत हित और राजनीतिक पदों के लिए यह आंदोलन कर रहे हैं। ये भी मान रहे हैं कि भारत में जो कानून व्यवस्था है, आधुनिक शिक्षा है, रेल, डाक, संचार व्यवस्था है, यह सभी भारत में इसलिए विकसित हुआ क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर शासन कर रहे हैं। और इसलिए इनका यह दृष्टिकोण सीधे तौर पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्व को कम कर दे रहा है और ये कह रहा है कि ब्रिटिशर्स ने भारत में सभ्यता और प्रगति इन दोनों का विकास किया है। मतलब द व्हाइट मैन बर्डन्स, ये इनका मानना था कि भारत में जो सभ्यता इमर्ज हो रही है वह ब्रिटिश शासन व्यवस्था की वजह से ही इमर्ज हो रही है। वहीं पर हम लोग बात करें अगर नेशनलिस्ट व्यू के अर्थात राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की, तो यहाँ पर सीधे तौर पर माना जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन छिड़ा हुआ है वह जनता का व्यापक संघर्ष है। यहाँ पर राजनीतिक चेतना, सामाजिक सुधार, आर्थिक शोषण, इन सब के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हो रही है उसका परिणाम हमको यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर देखने को मिल रहा है। राष्ट्रवादी इतिहासकार यह भी मान रहे हैं कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है वह भारत के लाभकारी नहीं है। यहाँ की आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, इन सभी पे ब्रिटिशर्स ने अपना शोषण किया है और इस वजह से यहाँ के लोगों ने अपना गुस्सा उनके पे दिखाया। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था कि किस तरीके से ब्रिटेन भारत की संपत्ति का लगातार दोहन कर रहा है। तो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण जो यहाँ पर हमको दिखाई देता है वह सीधे तौर पर जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधि है। जैसे महात्मा गांधी का सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इसके अलावा एचएसआरए की अगर हम लोग बात कर लें, एचआरए की हम लोग बात कर लें, यह सभी ऐसे संगठन हैं जो अपने विचारों को भारतीय समाज में ला रहे थे और भारत के लोगों के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय चेतना का विकास कर रहे थे। तो भारत में जो राष्ट्रीय एकता की भावना है, जो सामाजिक सुधार है, जो आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना है, यह सब भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को आगे लेकर बढ़ने वाला था। इसमें किसानों, मजदूरों, महिलाओं, छात्रों सबका बराबर सहयोग था। इसलिए अगर हम देखें तो भारत में औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण यह दोनों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की व्याख्या अपने अपने तरीके से करते हैं। जहां पर औपनिवेशिक इतिहासकार मानते हैं कि यह एक सीमित और एक कृत्रिम आंदोलन है, वहीं पर राष्ट्रवादी इतिहासकार इसे भारतीय जनता का व्यापक और स्वाभाविक स्वतंत्रता संघर्ष जो है वह मानते हैं। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के द्वारा जो धन के निकास को लेकर बातें की गई थी और जो उद्योगों की यहाँ पर कमी है उसको लेकर क्या होने का, चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं।
जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे, एमजी राणा दे, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्ता, इन सब लोगों ने ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की तीखी आलोचना की है। वह मानते थे कि भारत की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। इसके पीछे का मुख्य कारण है ब्रिटिश शासन और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर ड्रेन ऑफ वेल्थ और भारत में उद्योगों को लगातार डिस्करेज किया है। यह वजह है कि भारत में गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है। दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, एमजी राणाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, इन लोगों ने डिटेल में इस पर चर्चा की है। अब आप ये समझिए कि ड्रेन ऑफ वेल्थ इसके विषय में सबसे पहले बताया था दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनका ये मानना है कि जैसे ये भारत हो गया और ये इंग्लैंड हो गया, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, यहाँ से जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, उसको भी लेकर जा रहे हैं। फिर यहाँ पर कंपनी बना रहे हैं, इसका मतलब यहाँ के लोगों को जॉब मिलेगी, लेकिन जो जॉब मिल रही है उसका पेमेंट भी यहाँ के पैसे से हो रहा है। और फिर जो यहाँ सामान बना उसको लाकर इंडिया में बेच रहे हैं। मतलब कच्चा माल भी जा रहा है और यहाँ से आयातित माल भी आ रहा है, तो उसकी वजह से भी यहाँ से पैसा जो है वो ब्रिटेन में जा रहा है। और साथ ही साथ जो ब्रिटेन में लोग प्रशासनिक सेवा में हैं, उनकी सैलरी भी भारत के पैसे से दी जा रही है। इसका मतलब लगातार भारत से पैसे की निकासी ब्रिटेन की ओर होते हमको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर वो डिस्क्राइब कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी कि भारत में जो भी संपत्ति पैदा होती है उसका बड़ा हिस्सा बिना किसी प्रतिफल के ब्रिटेन भेज दिया जा रहा है। मतलब यहां पर उसकी प्रोडक्टिविटी का कुछ भी यूज नहीं किया जा रहा है। और जो ये पैसा ब्रिटेन जा रहा है बिना किसी आउटपुट के, इन सभी व्यवस्था को उन्होंने ड्रेन कहा कि यहां से लगातार पैसा बहते हुए जा रहा है अमेरिका। क्या क्या कहा उन्होंने यहाँ पर कि जो भारत में ब्रिटिश अधिकारी काम कर रहे हैं उनका वेतन हो गया, पेंशन हो गया, इनको ब्रिटेन भेजा जा रहा है। ब्रिटेन में जो भारतीय सरकार के प्रशासनिक खर्च है उनका भुगतान किया जा रहा है। साथ ही ब्रिटिश कंपनियों द्वारा जो लाभ प्राप्त किया जा रहा है वह भी इंग्लैंड भेज रहे हैं। सेना और युद्ध के खर्चे भी भारत से ही निकाले जा रहे हैं। कच्चा माल यहाँ से निर्यात किया जा रहा है, तैयार माल आयात किया जा रहा है। यह सभी एक ऐसी चीज है जिसने भारत की आर्थिक विकास को लगातार डिटोरिएट किया है और यही वजह है कि भारत की गरीबी और पिछड़ापन यहाँ पे लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वहीं पर अगर भारत में उद्योगों की कमी के विषय में हम लोग बात करें, तो आपको ये पता है कि भारत एक समय विश्व की जीडीपी का लगभग 30% शेयर होल्ड करता था। मतलब दुनिया में अगर 100 रुपए जनरेट हो रहे हैं तो उसका 30 रुपए भारत से आता था। लेकिन ब्रिटिशर्स जब तक यहाँ रहे ये संख्या लगातार गिरती गई और जब ये यहाँ से गए थे तो 1% से भी कम जीडीपी में भारत का योगदान था पूरे विश्व में। तो ब्रिटिश नीतियां यही कारण थी जिस वजह से भारत में जो मॉडर्न इंडस्ट्री है उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। जब तक यहाँ पर औपनिवेशिक शासन नहीं था, मतलब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल नहीं कर रहे थे, तब तक यहाँ के कुटीर और हस्तशिल्प उद्योग काफी विकसित हुआ करते थे। जैसे कपड़ा उद्योग, धातु उद्योग, हस्तकला, ये काफी डेवलप थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश शासन यहाँ शुरू हुआ, इन उद्योगों को नुकसान होना शुरू हो चुका, क्योंकि वहां पर जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उस वजह से सस्ते मशीनों के कपड़े भारत में आ रहे थे। अब इस आयात की वजह से भारत में हाथ से बने हुए जो कपड़े थे, जो यहाँ के कारीगर थे, बुनकर थे, ये उसके साथ compete नहीं कर पाया। वो सस्ते कपड़े में बेच रहे हैं, यहाँ से दाम ज्यादा होते थे। इस वजह से यहाँ के कारीगर और बुनकर जो है वो बेरोजगार होते चले गए। इसके अलावा जब अमेरिका ब्रिटेन के हाथ से चला गया तो भैया कपास के लिए भी यह पूरे तरीके से भारत पर निर्भर हो गए। ऐसे में कच्चे माल का उत्पादन भारत में होता था और उसको बनाते थे ये लोग ब्रिटेन में, और वहां से तैयार माल भारत भेजते थे। इस वजह से भारत में कभी भी औद्योगिक विकास नहीं हो पाया। वो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, इस वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पे होना शुरू हुआ। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ना होता तो भारत में डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं था इंडस्ट्री का। तो सीधे तौर पर आप ये समझिए कि एमजी रानाडे, आरसी दत्त, इन लोगों ने यह बताया कि अगर ब्रिटेन भारत में उद्योगों का संरक्षण और प्रोत्साहन करता तो यहाँ की भी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो सकती थी। औद्योगिक विकास, तकनीकी शिक्षा, स्वदेशी उद्योगों को लगातार डिस्करेज किया था ब्रिटिश शासन ने। तो सीधा मतलब यही है कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारत के धन के निकास और उद्योगों की कमी के कारण थे, क्योंकि यहाँ पर वो लोग जो रूल कर रहे थे उस वजह से यहाँ से पैसा वो ले जाते थे, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं करते थे, और इस वजह से भारत लगातार गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार हुआ। और यही कारण है कि भारतीय जनता इससे तंग आकर आगे चल के स्वदेशी आंदोलन
और अन्य राष्ट्रीय आंदोलनों में सहयोग करना शुरू किया और इस वजह से 1947 में जाकर भारत को आज़ादी मिलती है। टॉपिक है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसका इंडिया पर क्या इफेक्ट हुआ। आप जानते ही हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच में चला था। एक तरफ थे फ्रेंडली नेशंस, इधर थे ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, और एक तरफ थे आपके सेंट्रल पावर, जिधर थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की। अब चूंकि सर्बिया में ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हो जाती है, जो बोस्नियन सर्ब्स थे उन लोगों ने इनकी हत्या कर दी इनके वाइफ के साथ। ऐसे में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। जो इसका मेन एरिया था वो था बाल्कन रीजन, जो साउथ ईस्ट यूरोप का एरिया है। उसको कब्जा करने की होड़ यहाँ पर बढ़ी और जो आगे चल के वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हुई। अब चूंकि उस समय इंडिया जो है वो ब्रिटेन का उपनिवेश अर्थात कॉलोनी हुआ करता था, ऐसे कंडीशन में सीधे तौर पर भारत पर इसका सीधा प्रभाव होना था। तो भारत के चाहे हम पॉलिटिकल बात करें, इकोनॉमिकल और हम बात करें सोशल, इन सभी चीजों पर बहुत बड़ा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रिटेन जो युद्ध लड़ रहा था उसमें भारत के संसाधन, उसके अलावा ह्यूमन पावर का भी अच्छा प्रयोग किया गया था। अब बात यह है कि एक एक करके देखते हैं कि आर्थिक प्रभाव आखिर यहाँ पर क्या थे। तो जैसी सीधी बात है कि अब ब्रिटेन इस वॉर में लड़ रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था क्रम्बल होगी, परेशान होगी। तो सीधे तौर पर वह भारत से ही इन खर्चों को पूरा करेंगे। कैसे होगा यह खर्च पूरा? तो इसके लिए टैक्सेस को इंक्रीज किया जाएगा। यहाँ तक कि वॉर लोन्स भी है वो गवर्नमेंट ले रही है। अब आप टैक्सेस ले रहे हैं, सामान की कमी हो रही है तो महंगाई बढ़ेगी। आम जनता, जो कि किसान खासकर इंडिया में थे, वो इस महंगाई से बहुत प्रभावित हो रहे थे। मजदूरों की स्थिति भी लगातार खराब होती जा रही थी। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी आपको देखने को मिलेगा। हुआ ये, क्योंकि ब्रिटेन वॉर में उलझा हुआ था, ऐसे में उसके पास जो फिनिश्ड गुड्स थे इसकी कमी हो गई, खासकर कपड़ों की कमी हो गई, बैग की कमी हो गई। इस वजह से भारत में क्या हुआ, स्थानीय उद्योग, इनका विकास होना शुरू हो गया। कपड़ा, जूट, इस्पात, रसायन, इन सब उद्योगों को बहुत बढ़ावा मिला, क्योंकि बाहर से सामान नहीं आ रहा था और ब्रिटेन को भी सामान चाहिए था। तो ऐसे में इंडिया के लिए एज वेल एज एक्सपोर्ट करने के लिए भी कई जगहों पर उद्योग बनने शुरू हो चुके थे, और यही उद्योग आगे चल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महती भूमिका निभा जाते हैं। फिर बात करें राजनीतिक प्रभाव की, तो सीधे तौर पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया के पॉलिटिकल कॉन्शियस में भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ा था। जो भारतीय नेता थे उनको ये उम्मीद थी कि जब ब्रिटेन इस वॉर को खत्म करेगा उसके बाद यह भारत में पॉलिटिकल राइट और सेल्फ गवर्नमेंट उसको देंगे। अच्छा, 1917 में मॉन्टेक्यू घोषणा हुई, जिसमें यह बात की गई कि हम धीरे धीरे सेल्फ गवर्नमेंट की ओर बढ़ेंगे, और इसके तहत 1919 में मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है वो लागू किए गए। लेकिन इससे भारत को बहुत फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसी समय भारत में जो आंदोलन की चेतना उभर रही थी, इसको रोकने के लिए सिडनी रॉलेट के लीडरशिप में रॉलेट एक्ट लागू हुआ, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी को भी 2 साल के लिए जेल भेज सकती है बिना किसी ट्रायल के। अगर उनको लग रहा है कि यह सत्ता के लिए खतरा है तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। इसका विरोध हुआ। इसी विरोध के लिए लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए, जहां पे जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोली चला ली। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और यह असंतोष का एक बहुत बड़ा कारण बना था, और आगे चल के राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना में भी जलियांवाला बाग हत्याकांड एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर गया। सामाजिक प्रभाव भी इसका काफी था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने फोर्स रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दिया। अब उनके पास तो उतने सैनिक थे नहीं कि वो वॉर लड़ सके, तो भारत से वह फोर्स रिक्रूटमेंट अर्थात लोगों की अनिच्छा के वह वहां पे आर्मी में भर्ती कर रहे थे और उनको अलग अलग देशों में लड़ने के लिए भेज रहे थे, क्योंकि इन सैनिकों ने यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के क्षेत्रों में जो वॉर हो रहा था वहां पर पार्टिसिपेट किया था। और इस वजह से जो लोग युद्ध लड़ने गए, जिनकी मृत्यु हुई, उनके लोग यहाँ पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए, और कई ऐसे सैनिक जो वहां पर गए और वहां की युद्ध नीतियों को सीखा और वहां के विचारों को देखा, तो उनके अंदर स्वतंत्रता और समानता की भावना जो है वो डेवलप होनी शुरू हो गई। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारत में कितना प्रभाव पड़ रहा है।
जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। एक और महत्वपूर्ण इवेंट हुआ था, इसी दौर पर स्पेनिश फ्लू महामारी भी फैली हुई थी और फेमाइन भी आया हुआ था। इस वजह से लाखों लोगों की मृत्यु जो है वो भारत में हो गई थी। आप ये समझिए 1921 की जनगणना एक ऐसी जनगणना है जहां पर जनसंख्या 1911 की तुलना में घट चुकी थी। तो आप समझ सकते हैं पैदा होने वालों की संख्या मरने वालों की संख्या से कम हो चुकी थी। वहीं पर राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव देखा जाए तो इसके बाद तो आपको पता ही है, पहले रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किया, उसके बाद असहयोग आंदोलन, इसी समय खिलाफत भी शुरू हो चुका था। तो इस तरीके से भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो असंतोष था उसका प्रभाव पड़ा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में और फिर 1947 में देश आजाद हो जाता है। तो सीधे तौर पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा था। आर्थिक कठिनाइयां, सामाजिक असंतोष, शारीरिक जागरूकता, इन सब चीजों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई गति यहाँ पर प्रदान की। टॉपिक है हमारा स्वराज पार्टी। अब आपको पता है कि 1920 में महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करी, लेकिन 1922 में गोरखपुर के पास चौरी चौरा है, वहां पर एक घटना हुई। वहां पे जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनकी पुलिस से झड़प होती है और लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिस वजह से 22 पुलिसकर्मी जो हैं वो जल के मर जाते हैं। महात्मा गांधी ने इसके बाद कहा कि भारत अभी स्वतंत्रता के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं इस मूवमेंट को वापस लेता हूं। यह स्टेटमेंट स्वराज पार्टी के बनने की नींव बना। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज पार्टी का महत्व काफी ज्यादा है, क्योंकि इसने ब्रिटिशर्स को काउंसिल के अंदर घेरा था। जहां पर कांग्रेस बाहर से ब्रिटिशर्स को घेर रही थी, आम लोगों को अपने साथ जोड़ रही थी, वहीं पर जो ब्रिटिशर्स काले कानून बना रहे थे उनका विरोध करती थी स्वराज पार्टी काउंसिल के मेंबर बनकर। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करना है और भारत के लिए स्वराज की प्राप्ति करना है। अब यह स्वशासन मुख्य रूप से आप मान सकते हैं डोमिनियन स्टेटस की ही जैसी यहाँ पर बात की जा रही थी। डिस्क्राइब बहुत नहीं है, लेकिन सीधे तौर पर यह कहा जा रहा था कि ब्रिटिशर्स हमको वैसी सत्ता व्यवस्था दे जैसी उन्होंने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को यहाँ पर दी हुई है। जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चौरी चौरा के बाद स्थगित कर दिया था, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो काउंसिल इलेक्शंस थे इसका बहिष्कार किया गया था। अगर हम मद्रास की जस्टिस पार्टी को छोड़ दें तो पूरे भारत की सभी पार्टियों ने काउंसिल इलेक्शन का बायकॉट कर दिया था। लेकिन जब चौरी चौरा घटना हुई और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, तो ऐसे में कांग्रेस के कई सारे नेता निराश हो गए। उनका यह मानना था कि यह सही समय था कि हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देना चाहिए था, लेकिन गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए थे। तो यह पृष्ठभूमि बन रहा है स्वराज पार्टी का। शुरुआत में इसका नाम रखा गया था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। इसका सीधा विचार था ये कि जो भारतीयों को जो काउंसिल्स में प्रवेश करना चाहिए और यहाँ पर रहते हुए सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहिए, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। अगर हम यहाँ पर देखें एक एक करके, तो सीधे तौर पर पहला तो यह है कि जो नीतियां आ रही हैं उनका विरोध किया जाएगा, सरकार के कार्यों में बाधा उत्पन्न की जाएगी, काउंसिल्स के अंदर स्वशासन की मांग की जाएगी, बजट और प्रस्तावों का विरोध करके प्रशासन को चुनौती दिया जाएगा। तो एक तरीके से हम इन्हीं के सिस्टम का पार्ट बनकर इनका विरोध करेंगे और सीधे तौर पर स्वराज पार्टी को इसका फायदा भी मिला। 1923 के में जो चुनाव हुए थे उसमें स्वराज पार्टी ने कई विधान परिषदों में अच्छा स्थान प्राप्त किया था। जो केंद्रीय विधानसभा, प्रांतीय परिषदों में जो उनके पार्टी के मेंबर थे वो सरकार के प्रस्तावों का विरोध करते थे, बजट और कई विधेयकों को अस्वीकार कर दिया जाता था, प्रशासनिक नीतियों की आलोचना की जाती थी। यहाँ तक कि 1925 में विट्ठल भाई पटेल ये तो काउंसिल के चेयरमैन तक बन गए थे और यह स्वराज पार्टी का सबसे पीक पॉइंट था। इसी बीच में 1924 में महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास के बीच में पैक्ट भी साइन हुआ था, इसे गांधीदास पैक्ट कहते हैं। इसमें स्वराज पार्टी और कांग्रेस मिल गए और गांधी जी ने कहा कि हम लड़ेंगे बाहर से और तुम लड़ो काउंसिल्स के अंदर आकर। तो इस तरीके से स्वराज पार्टी लगातार ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलनी लड़ाई लड़ रही थी। अगर हम देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन में आप इनके योगदान को खारिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने राजनीतिक ठहराव जो आ चुका था कि हम सत्ता का भाग नहीं बनेंगे उसको खत्म किया।
राष्ट्रीय आंदोलन को सक्रिय बनाना, क्योंकि हर समय तो आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। ऐसे में सरकार के अंदर आप रहकर सरकार का विरोध कर सकते हैं। राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई गई, स्वशासन की मांग को मजबूत किया गया और एक संसदीय राजनीति की परंपरा को भी विकसित किया। तो सीधे तौर पर जो स्वराज पार्टी का 4-5 साल का कार्यकाल था, जब तक सीआर दास जी की मृत्यु नहीं हुई थी, तब तक स्वराज पार्टी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया रूप दिया था और भारतीयों के लिए आवाज उठाने के लिए उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के अंदर रहते हुए संघर्ष किया था। आज का टॉपिक हमारा है दांडी मार्च और उसका राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। आपको पता ही है कि 26 जनवरी 1930 के बाद से भारत हर 26 जनवरी को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता था। इसी वीक में 31 जनवरी 1930 को गांधी ने इरविन, जो कि उस समय वायसराय था, उसको लेटर लिखते हैं और 11 डिमांड उनके सामने रखते हैं और कहते हैं कि 11 मार्च तक यह डिमांड आपको माननी है। और उसके अंदर एक चीज थी, एक डिमांड थी जो थी नमक को लेकर, कि नमक पर जो टैक्स लगता है उसको खत्म किया जाए। और ये कहा गया कि अगर 11 मार्च तक हमारी डिमांड नहीं मानी गई तो हम 12 मार्च को शुरू करेंगे एक प्रोटेस्ट। तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की। अब यह मार्च शुरू कैसे हुआ? तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से निकलते हैं और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक बनाकर इस आंदोलन के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। इस पूरे दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य था नमक कानून का विरोध करना, क्योंकि जो नमक कानून बना था उसके अनुसार भारतीयों को नमक बनाने और उसको बेचने का अधिकार नहीं था। ब्रिटिश सरकार ही नमक बनाया करती थी और उनके द्वारा बनाए गए नमक को ही भारतीयों को खरीदना पड़ता था। गांधी ने कहा था कि यह अन्यायपूर्ण कानून है और नमक को हम खुद बनाएंगे और इसके साथ ही नमक कानून का विरोध करेंगे, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। अब चूंकि ब्रिटिश सरकार भारत के ऊपर कई प्रकार के टैक्स लगाता था, उसमें नमक भी शामिल था। नमक एक ऐसी वस्तु थी जिसका उपयोग हर व्यक्ति करता था, अमीर हो या गरीब हो। ऐसे में महात्मा गांधी ने नमक को चुना, क्योंकि नमक कानून को चुनौती देने का मतलब है सीधे तौर पर आम जनता के साथ वह जुड़ सकते थे। और गांधी जी ने यही कहा कि हम नमक बनाएंगे और अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी तो हम आंदोलन शुरू करेंगे। और यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। पूरा घटनाक्रम कैसे था यह समझ लेते हैं अब। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी गुजरात के साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ निकलते हैं दांडी की ओर। पैदल यात्रा थी, 240 मील की यह यात्रा रास्ते भर रुकती गई और जहां जहां गांधी जी रुकते थे वहां पर सभा होती थी। लोग उनसे जुड़ते चले गए और फिर 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी पहुंचते हैं और समुद्र के किनारे नमक बनाते हैं। और इसके साथ सविनय अवज्ञा की आंदोलन और इसके साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। अब राष्ट्रीय आंदोलन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। सबसे पहले तो ये था कि आम जनमानस इसके साथ जुड़ता चला गया। किसान, मजदूर, महिलाएं, छात्र बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए। इसके अलावा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का विस्तार पूरे भारत में देखने को मिला। जैसे कि श्री राजगोपालाचारी ने दक्षिण भारत में इसको लीड किया और वहीं पर मुंबई में इसको लीड किया था सरोजनी नायडू ने। तो आप पूरे भारत में इसका प्रभाव देख सकते हैं। साथ ही साथ ब्रिटिश शासन पर लगातार दबाव बनता गया। गांधी जी के साथ कई अन्य लोगों को भी ब्रिटिशर्स ने गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बनना शुरू हुआ। साथ ही साथ इसकी खबर पूरे दुनिया में फैलने लगी और इस वजह से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को वैश्विक समर्थन मिलना भी शुरू हो गया। तो दांडी मार्च एक ऐसा मोड़ था जिसकी वजह से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक नए रूप की ओर प्रवेश कर चुका था। इसने आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी और आम लोगों को संगठित किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन अहिंसा और सत्याग्रह की शक्ति का एक उदाहरण बन चुका था और इसके बाद भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ गया था। आगे चल के गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट साइन होता है, इसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। और उसके बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया था।